हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 8th लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बैंड थ्योरी, वीबीटी पढ़ेंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी क्या होता है उसको देखिए। तो कहता है किसने दिया था, ये पॉलिंग और अस्लेटर ने दिया था। किसने दिया था? अस्लेटर। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक का नाम है, इसने दिया। कहता है इसमें होता क्या, तो कहता है यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्रिकल शेप को बताता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसका, और उसके बाद उसमें उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बताता है आपको वीबीटी। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बताया गया इस सिद्धांत में एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है। अगर बुक की भाषा में जाइएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए पूरा का पूरा आसान भाषा में लिख दिया गया है। तो सबसे पहला हुआ कि किसने दिया था, पॉलिंग और अस्लेटर ने। उसके बाद यह क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्रिकल शेप बताता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार कहता है लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल आइटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। इस सिद्धांत में फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिगैंड जो है आपको सेंट्रल मेटल आइटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। आपको पहले भी पता है, इसमें हम लोग देखे थे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिगैंड होता है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल आइटम को। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है। सेकेंड में लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल आइटम का वैकेंट और वाइटल। इसमें डी जो होता है जनरली डी एस पी ए जो भी होता है वो क्या होता है, वैकेंट होता है। लिगैंड के साथ मिलकर, लिगैंड के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन आता है और नेट बॉन्ड बनता है। लिगैंड के साथ मिलकर आपस में ओवरलैपिंग करते हैं जिससे हाइब्रिड और वाइटल का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, हाइब्रिड और वाइटल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी जो वैकेंट और वाइटल था वो लिगैंड के साथ मिलकर आपस में क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है, हाइब्रिड और वाइटल का निर्माण करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है सेंट्रल मेटल आइटम तथा लिगैंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जब ये ओवरलैपिंग होता है तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है लिगैंड के द्वारा ही दिया जाता है सेंट्रल मेटल आइटम। इसमें सेंट्रल मेटल आइटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने पर, लिगैंड में बताया था आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है कुछ और कुछ वीक लिगैंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने पर सेंट्रल मेटल आइटम के और वाइटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो हुंड के नियम के खिलाफ, मतलब उसके अपोजिट, विपरीत, मतलब डबल डबल इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तथा वीक लिगैंड होने पर क्या करते हैं जी, हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है, और फिफ्थ में कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड बच जाता है तो पैरामैग्नेटिक होता है उसका प्रकृति, और पूरा का पूरा पेयर्ड हो जाता है तो उसकी प्रकृति क्या होता है, आपका डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, यही था आपका वैलेंस बैंड थ्योरी के मेन पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट है, तो एकदम सिंपल पॉइंट है, आम भाषा में लिख दिया गया है। पहला है कि लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल आइटम को इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम में जो वैकेंट और वाइटल होता है उसमें लिगैंड का इलेक्ट्रॉन आता है, वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिड और वाइटल का निर्माण होता है। जिसके कारण सेंट्रल मेटल आइटम और लिगैंड के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने पर सेंट्रल मेटल आइटम में हुंड के नियम के खिलाफ भरा जाता है और बिग लिगैंड होने पर हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। अगला कहता है यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो इसकी प्रकृति पैरामैग्नेटिक होता है, और सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो तो क्या होता है, इसका प्रकृति डायमैग्नेटिक होता है। लिमिटेशन है कि कोई क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाता है, कमी जिसको बोलते हैं। तो कहता है कि यह स्ट्रॉन्ग लिगैंड तथा बिग लिगैंड की व्याख्या नहीं करता है। मतलब व्याख्या करने का मतलब बता सकता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, लेकिन क्यों कौन स्ट्रॉन्ग है या कोई वीक क्यों है इसके बारे में कुछ भी व्याख्या नहीं करता, एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। नेक्स्ट है कहता है यह कॉम्प्लेक्स के रंग की व्याख्या नहीं करता है। ये बताएगा कि रंगहीन होगा और उसके बाद बता देगा कि ये कलर होगा इसमें और कलर नहीं होगा, लेकिन उसमें रेड इसका कलर क्यों हुआ, इसका कलर पर्पल क्यों हुआ, इसकी व्याख्या नहीं करता है कि कोई कॉम्प्लेक्स किसी अन्य रंग का, अलग अलग रंग का क्यों हो जाता है। रंग होगा कि नहीं ये बता देगा, हम लोग पढ़े भी थे, कब कलरलेस होगा कब कलर होगा, लेकिन कौन सा कलर होगा ये नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट है यह अभिक्रिया के वेग तथा क्रिया विधि के बारे में भी नहीं बताता, तो किस रेट से रिएक्शन होगा, इसका मैकेनिज्म क्या, इसके बारे में भी नहीं बताता। और यह चुंबकीय गुण की भी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है,
तो ये बता देगा आपको अनुचुंबकीय पर और आपको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तो बता देगा, लेकिन क्यों पारा हुआ क्यों डाया हुआ इसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये था आपका वैलेंस बैंड थ्योरी, एकदम सिंपल आसान भाषा में। इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो जो नोट्स दिया हूँ उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसमें 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। शुरू से अभी तक जो भी पढ़े सब कुछ उसमें निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो जल्दी से पहले आप इसको वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अगर लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके नोट्स में कराया हुआ है। एक कंपाउंड है K4FeCN6, K4FeCN6, इसका सब कुछ बताना है आपको, शुरू से जितना चीज़ पढ़े हैं सब कुछ। ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, EAN, नेम, स्ट्रक्चर, म्यू का मान, एन का मान, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कलरलेस, ये सब बताना है आपको, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, आपको टोटल चीज पढ़ाया हुआ है। चलिए तो देखते हैं सब कुछ। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। पहला में ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, इसको मान पोटेशियम का +1 होता है 4 तो 4 हो गया, Fe का हो गया x, Cn का -1 होता है कितना 6 = 0। तो यहाँ से जब x को सॉल्व करिएगा तो 6 में से 4 गया -2, इधर यहाँ से x निकल जाएगा आपको कितना जी 2 निकल जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपको 2 हो गया। दूसरा में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं Cn। तो Cn कैसे निकलता है, तो Cn जो निकलेगा यहाँ पर वो देखिएगा, तो Cn कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता है। तो यहाँ पे साइनाइड जो एक बॉन्ड बनाता है 6 को, तो कितना हो गया 6 हो गया, 1 × 6 = कितना हो गया 6। अब थर्ड में इसका क्या निकाल दें EAN, क्या निकाल दें जी EAN का फॉर्मूला आपको पता होगा, Z- ऑक्सीडेशन नंबर + कोऑर्डिनेशन नंबर × 2, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला से आप निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा, तो इसका Z कितना हो गया Fe का 26 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आया था 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 2, तो ये हो गया 36। कितना हो गया जी आपका 36, इसका EN हो गया। अब हम लोग इसका IUPAC नेम लिख देते हैं, 4 में क्या लिख देते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम कैसे होगा, तो IUPAC नेम के लिए देखिए इसका पोटेशियम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा जी पोटासियम, उसके बाद हेक्सा क्या हो जाएगा साइनो, उसकी देखिए इधर प्लस है इसमें माइनस है, जब पूरा पे माइनस रहता तो आयरन में लिखा है क्या लिखाएगा फेरेट लिखा था, क्या लिखा था फेरेट, तो यहाँ हो जाएगा फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा जाएगा 2 हो गया, इसका इनाम हो गया। अब इसका हम लोग देख लेंगे स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होगा, तो 5 में इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, यहाँ पे देखिए Fe है, तो Fe का आप लिखो, क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आर्गन 18 हो गया, फिर 18 2 20 और 20 6 26, यही होता है। अगर +2 के लिए बनाओगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, ये तो पूरा भरा हुआ यही खाली है, यानी यहाँ पर कितना हो गया, पहले 3D लिखाएगा, पहले क्या लिखाएगा 3D लिखाएगा,
तो इस तरह से बनाओ, बनाने के लिए सिखाएं आपको। ये हो गया 3D6, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4S, फिर क्या होगा आपका 4P। इस तरह से होता है। तो देखिएगा यहाँ पर तो यदि याद होगा तो यहाँ देखिए डी में 6 है, तो कैसे भरना है जी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। यहाँ पे जो CN है कैसा लिगेंड है, आपको बताए थे। CN जो है आपका कौन सा लिगेंड है, CN जो है आपका कैसा लिगेंड है, बताया गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए कैसे भराएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया खत्म। अब लिगेंड, एक लिगेंड इसमें आ जाएगा, एक लिगेंड इसमें आ जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, यानी 6 लिगेंड यहाँ पे आ गया। तो किस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप। तो D में 2 गया तो हो जाएगा D2, फिर S में गया तो D2S और P में 3 गया तो D2sp3। ये तो हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर में आपको बताए थे इनर ऑक्टाहेड्रल होता है, 2 होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है इनर ऑक्टाहेड्रल होता है, एक आउटर ऑक्टाहेड्रल होता है। इसमें क्या होता होगा, इसमें 6 नंबर में हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका इनर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। म्यू अगर देखें तो म्यू तो यहाँ पे देखिए सब तो पूरा है जी, कहीं भी सिंगल नहीं है, तो ये हो गया 0। म्यू कैसे निकलता, पहले n लिखो, n का वैल्यू 0। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन, तो n 0 हो गया। और n 0 हुआ तो 8 नंबर में म्यू निकाल दो। म्यू कैसे निकलता है, n × n+2 का रूट, n 0 होने के कारण 0 हो गया। तो 9 नंबर में अगर n 0 है तो डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो गया, ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। और 10 नंबर में अभी बताइए डायमैग्नेटिक इसका कलर होगा कि नहीं होगा, इसका कलर होगा कि नहीं होगा। आपको बताया गया है कि अगर डायमैग्नेटिक होता है तो कलर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका कलरलेस। यानी कुल मिला के 10 चीज़ आपको कोई भी कंपाउंड का आप लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, EN, IUPAC नेम, हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर, n का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, उसके बाद कलर या कलरलेस, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट्स में और कुछ क्वेश्चन होगा सबको कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।